Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Student, today we are going to discuss about the chapter number 9, which is about transport. Chapter number 9, transport. What is transport and why it is important? If we were talking about the transport in living organism, अब living organism में हमारे पास plants और animals दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है कि ट्रांसपोर्ट डिफरेंट चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन विद इन द लिविंग बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन जब वो ब्रीथिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ उनकी लंग्स तक ही रहना उसका काम नहीं है। उस ऑक्सीजन को डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उसको यूटिलाइज होना है, जिसकी वजह से उसको हर तमाम सेल्स तक उस ऑक्सीजन का पहुंचना ज़रूरी है। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा जो फूड हम खा रहे हैं तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही महदूद नहीं रहना उस फूड को, उस फूड की जो एनर्जी है या उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तमाम सेल्स तक उनको ट्रांसपोर्ट होना, उनको पहुंचना ज़रूरी है। इसी तरह जब हम प्लांट्स की बात हम करते हैं तो प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि अगर हम प्लांट्स में, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसका मेन जो कहना चाहिए जो पॉइंट है, जो जगह है कि फोटोसिंथेसिस किस में होती है, लीव्स में होती है। तो क्या उस फूड की सिर्फ और सिर्फ वो लीव्स को ही ज़रूरत है या रूट्स को और स्टेम को भी उस फूड की ज़रूरत है? तो यहाँ पे भी क्या है कि वो प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट होना है दूसरे डिफरेंट पार्ट्स तक। इसी तरह अगर हम वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स को, तो हम प्लांट को वाटर कहाँ करते हैं? रूट्स के अंदर। तो क्या सिर्फ रूट्स को ही वाटर की ज़रूरत है? लीव्स को, स्टेम को, ब्रांचेस को, फ्रूट को उस वाटर की ज़रूरत नहीं, उसको ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन का ही प्रोसेस होता है कि वाटर मूव्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। Transport in plants. Basically, the water transportation, water uptake. Water uptake क्या है और किस तरह से होती है कि जब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स को जब हम वाटरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉइल के अंदर वाटर नहीं रहता। आपको पता है कि उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो मेन पार्ट है प्लांट्स के पास, वो क्या है? रूट्स। रूट्स आर द मेन पार्ट विच आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो अपटेक ऑफ वाटर का प्रोसेस है जो कि ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट करेगा, यहाँ पे हमें पहली बात ये कि रूट्स के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। रूट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को पहले उस चीज़ को हमें समझना होगा। अगर हम एक्सटर्नली बात करते हैं तो रूट्स प्लांट्स का वो पार्ट है जो कि सीड के रेडिकल से अराइज होता है। द पार्ट विच ग्रो फ्रॉम द रेडिकल ऑफ सीड, दैट इज कॉल्ड एज रूट। एक्सटर्नली अगर हम रूट्स को देखें तो रूट एक एक्सटेंडेड पोर्शन है, रेडिकल का ग्रोइंग पार्ट है, एंड इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलती हैं जो कि प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट्स दे आर कॉल्ड एज, ठीक है। एंड एट द टिप ऑफ रूट देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज रूट कैप, एंड मैनी फाइन ट्यूबुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑल ओवर द रूट। चाहे वो सेकेंडरी रूट्स हों, टर्शरी रूट्स हों या प्राइमरी रूट्स हों, उनके ऊपर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, स्मॉल, दैट आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। एंड रूट हेयर्स आर बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तमाम रूट जो है वो जो बेसिक मेन स्ट्रक्चर है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ प्लांट को होल्ड कर रहे हैं सॉइल के अंदर, उसको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रखने के लिए। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम है वो कौन कर रहा है? हमारे पास रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स आप उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ रूट्स, ठीक है। दे आर ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ, फाइन ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ ऑफ रूट्स। अब अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द आउटर लेयर
द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. ईपी मीन्स होता है अपर एंड डर्म कहते हैं स्किन को. अपर स्किन, आउटर स्किन, जो आउटसाइड पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. इसके बाद सेंटर में वेयर द कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट. आपने चैप्टर नंबर 4 में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा. प्लांट टिश्यूज़ में कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल होते हैं. और जब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द रूट and they are covered with a layer of separate skin and that layer is called as endodermis. That layer is called as endodermis. Outer skin epidermis, inner skin endodermis, and the area between epidermis to endodermis, that portion, that part is called as cortex. And cortex is made up of many cells, many layers of cells. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास पैरेन्काइमेटस सेल्स भी होते हैं, कॉलनकाइमेटस सेल्स भी होते हैं, जो कि स्टोरेज ऑफ सेल्स और स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है. जाइलम में कंडक्शन कौन करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्शन करेंगे. और रूट हेयर्स की जब हम बात करें तो एक्सटर्नली उसको एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स का रीजन है, और फिर जाके कंडक्टिंग टिश्यूज तक बात पहुँचती है. अब आ जाए आप अपटेक ऑफ वाटर. अपटेक ऑफ वाटर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास दो तरह से होती हैं. दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती हैं. ट्रांसपोर्ट बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसका डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से भी आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है. पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट जिसमें विदाउट यूटिलाइजिंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर कोई मूवमेंट हो रही है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, नो एटीपी यूटिलाइज, नो एनर्जी यूटिलाइज. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, नो एनर्जी यूटिलाइज. ठीक है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड. जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी भी चीज़ की मूवमेंट के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एटीपी रिक्वायर्ड. और जब हम बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी आपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास दो टाइप्स होती है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. यहाँ पे इसको हम ज़रा एक दफ़ा से दोबारा रिकॉल कर लेंगे कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या चीज़ है. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. अब यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे आने से पहले ये चीज़ देख लीजिएगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हम कह रहे हैं कि नो एनर्जी यूटिलाइज, तो फिर जब एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही तो किस तरह से मूवमेंट हो रही है. इसमें जो मूवमेंट होती है वो अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन किस बेस पे काम करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब जिस चीज़ की भी मूवमेंट हो रही है उसकी कंसंट्रेशन की बुनियाद पे, उसकी अमाउंट की बुनियाद पे वो मूवमेंट हो रही है. ठीक है. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं, तो उसमें क्वांटिटी के अगेंस्ट जाके काम हो रहा होता है. ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही काम करते हैं, बट इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहना चाहिए. कि अभी वो जब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हम डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ आपके पास क्लियर हो जाएगी कि क्यों उसमें एटीपी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, डिफ्यूजन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. मीन्स कि जब हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट जहाँ पे ज़्यादा मकदार में मौजूद है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी, तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑस्मोसिस बेसिकली स्पेशली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट.
जब हम सॉल्यूट की बात करें और एनी अदर पार्टिकल, चाहे वो डिफरेंट आइंस हो, मिनरल्स हो या कोई और पार्टिकल्स हो सॉल्यूट के, सॉल्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट की बात करते हैं तो देयर आर डिफ्यूजन इन्वॉल्व. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, यू नो वेरी वेल दैट वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो यहाँ पे क्या है, where it is the movement of solvent from its higher concentration to the lower concentration through a semi permeable membrane. जहाँ पे भी हमारे पास membrane involve होगी, that movement is called as osmosis. semi permeable membrane यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें डिफ्यूजन में भी या ऑस्मोसिस में भी जो भी मूवमेंट हो रही है कहाँ से कहाँ हो रही है, जहाँ पे उसकी हाई अमाउंट मौजूद है. अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस में तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जब ये वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पे ज़्यादा मकदार में मौजूद. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक चीज़ है जो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 ब्लू कलर्स मौजूद हैं, ठीक है, और मेरी फ्रेंड के पास कोई भी ब्लू कलर मौजूद नहीं है, तो मेरे पास क्या है कि ब्लू कलर हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है. आई कैन इजीली गिव हर टू द ब्लू कलर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो रही है कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. तो इसमें कोई जो है एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हो रही. आई कैन इजीली शेयर इट. बट अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ब्लू कलर है और मेरी फ्रेंड के पास नहीं है, तो अगर मैं सिंगल कलर भी उसको दे दूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा. और तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे हायर अमाउंट में मौजूद नहीं है. मेरी फ्रेंड को मुझसे वो ब्लू कलर लेने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी. शी हैज़ टू यूटिलाइज देयर एनर्जी. तो फिर वो कौन सी ट्रांसपोर्टेशन होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि जिसमें कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाके अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अपटेक ऑफ वाटर किस तरह से हो रहा है प्लांट बॉडी के अंदर. व्हेन वी वाटर द प्लांट इन द सॉइल, ये रूट है, रूट हेयर्स. ठीक है, तो रूट हेयर्स में भी तो बेटा सेल्स मौजूद है ना, चाहे वो सिंगल सेल हो या मोर देन वन सेल हो, और सेल के अंदर सेल सैप मौजूद होता है. ठीक है, सेल है, सेल के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेंटर में वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा. इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़, जो भी उसका मटेरियल होगा, दैट ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल सैप. और यू कैन इजीली कॉल द सैप इज द मिक्सचर और सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स एंड वाटर. ठीक है, अमीनो एसिड्स है, इसके अलावा शुगर है, सॉल्ट है. जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज सैप. ठीक है, सैप यहाँ मौजूद है. अब यहाँ पे जब हम वाटर करते हैं तो उसके सराउंडिंग में जो सॉइल पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स मौजूद है. जब हमने इसको वाटर किया तो क्या होगा, एज कंपेयर टू द सेल इनसाइड द रूट हेयर्स, यहाँ पे जो रूट हेयर्स के सेल हैं उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द आउटसाइड. जब हमने प्लांट को वाटर किया है तो बाहर उसकी सराउंडिंग में वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गई, वाटर कंसंट्रेशन सॉइल में हाई हो गई एज कंपेयर टू द सेल इनसाइड द सेल. इनसाइड द सेल में वाटर कंसंट्रेशन कम है क्योंकि वो सैप कंडीशन में मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट सॉल्यूट्स भी मौजूद हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. ये जो मूवमेंट हुई है ये क्यों हुई, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा. जाहिर सी बात है यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रही है. वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब उसके बाद जब फर्स्ट सेल में वाटर एंटर हो गया तो इट बिकम्स डाइल्यूटेड. ये सेल्स है, फर्स्ट सेल का क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो गया, इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, मिक्सअप हो गया एज कंपेयर टू द सेकेंड सेल. इसके बराबर में जो नेबरिंग सेल होगा, अब इट बिकम मोर कंसनट्रेटेड.
क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल सेल सैप मौजूद है, जबकि जो फर्स्ट सेल था वो डाइल्यूट हो चुका, उसके अंदर वाटर जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। देन वाटर मूव्स फ्रॉम सेल 1 टू सेल 2। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, सेल टू सेल मूवमेंट होती रहती है। तो एपिडर्मिस से होता हुआ कॉर्टेक्स से गुजरते हुए वाटर कहाँ पहुँच जाता है, जाइलम में पहुँच जाता है। और ये जाइलम की डेफिनेशन में आपने डेफिनेटली ये चीज़ पढ़ी होगी कि जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये तो थी ट्रांसपोर्टेशन और अपटेक ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह सेल टू सेल मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस के ज़रिए। अब अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, मिनरल अपटेक की, तो मिनरल अपटेक्स में क्या है कि बहुत सारे मिनरल्स जो कि सॉइल के अंदर, मिनरल अपटेक क्या है, इसके भी दो मेथड हो सकते हैं। पहला ये कि सॉइल के अंदर जो मिनरल्स ज़्यादा होंगे, वाफिर मकदार में, हाई क्वांटिटी में मौजूद होंगे, दे कैन ईजीली मूव्स फ्रॉम सॉइल टू इनटू द सेल, यानी कि वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी को यूटिलाइज किए बगैर वो मूवमेंट हो सकती है फ्रॉम सॉइल टू इनसाइड द सेल। ठीक है, अब वो मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो मिनरल्स सल्फेट भी हो सकते हैं, नाइट्रेट भी हो सकते हैं, फॉस्फेट भी हो सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन तो वो कर रहे हैं, लेकिन ऑस्मोसिस हम इसलिए पर्टिकुलरली यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑस्मोसिस में जब हम बात करते हैं तो ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पर्टिकुलरली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, जबकि जब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो ये सॉल्यूट्स हैं, और सॉल्यूट्स के लिए हम क्या कहते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। इसके अलावा जो सेकेंड मैथड है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होगी, डिफ्यूजन। जबकि बी मेथड क्या होगा कि कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो कि सॉइल में खुद भी कम तादाद में मौजूद हैं, कम क्वांटिटी में, कम कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन में मौजूद हैं, लेकिन प्लांट को ज़रूरत है उन मिनरल्स की। तो फिर प्लांट्स क्या करता है, उस कंडीशन में प्लांट अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एटीपीज को यूटिलाइज करता है टू एब्जॉर्ब दीज मिनरल्स। तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होगी तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपने क्या देखा, मिनरल अपटेक में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी ये थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।